करने तथा संगठित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा बिंदु, प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन एक स्वयंसेवी ब्रैकेट में स्वैच्छिक संगठन है जो अपनी गतिविधियों के लिए किसी भी सरकारी या कोई अन्य बाहरी व आंतरिक एजेंसी से किसी तरह के अनुदान या वित्तीय सहायता पर निर्भर नहीं है। यह संपूर्ण जरूरी धनराशि को अपने सदस्यों, हमदर्दों और जीवन के सभी क्षेत्रों में न्यायप्रिय और वह तर्कसंगत लोगों से इकट्ठा करता है। तीसरा बिंदु, यह बड़ी प्रचार गतिविधियों या सम्मेलनों जैसी विशिष्ट पहलकदमियों के लिए जनता से चंदा करता है। ये एनएससीपीएम क्यों बनाना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है। दूसरा बिंदु, प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन का प्रोग्राम क्या है, उसका कई भाग। विद्यमान मूलभूत विश्व वास्तविकता के बारे में बताया है। नंबर 4, विद्यमान मूलभूत विश्व वास्तविकता को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए यह प्रोग्राम मानता है कि आज मानव समुदाय को अपने इतिहास के अति गंभीर चौराहे पर खड़ा है। अति गंभीर पर्यावरणीय, जैविक, मानव सहित संकट से सामना करते हुए मानव को निर्णय करना है कि वह किस मार्ग पर जाए। यह चौराहा इसे केवल 2 विकल्प देता है, जीवित रहना या विलुप्त होना। यहां तीसरा कोई रास्ता नहीं है। नंबर 5, पर्यावरणीय मोर्चे पर ग्रीन हाउस गैसों की निरंतर बढ़ रही मात्रा, घट रहे वैश्विक जल संसाधन, बड़े स्तर पर जंगलों का विनाश, 60% से अधिक कृषि योग्य भूमि की गिरावट, बहुत सी जैव प्रजातियों के लुप्त होने और अन्य प्राकृतिक पेज नंबर 2 पे उत्पादों के गैर टिकाऊ उपयोग ने मानव जाति सहित समस्त जैव जीव जगत के सामने अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। वैज्ञानिक समुदाय हमारे पर्यावरण पहलू की बिगड़ती अवस्था को काफी समय से उजागर कर रहा है। विभिन्न पर्यावरणीय मसलों पर कई जाने माने वैज्ञानिकों ने बड़ी संख्या में रिपोर्टें प्रसारित की हैं। इनमें से कई रिपोर्टें ऐसी है जो इस संकट के परिपक्व होने की समय सीमा की गणना पेश करती है, जिनमें से 2 का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। इनमें से एक सन 2000 में विश्व के सुप्रसिद्ध 6000 वैज्ञानिकों की दी गई चेतावनी है, जिसमें जोर दिया गया है कि अगर मानव समुदाय ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन जल्द से जल्द नहीं रोका तो 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक उष्माकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह पृथ्वी जैव जीवन के लायक नहीं रहेगी। दूसरी रिपोर्ट सन 2002 की संयुक्त राष्ट्र के विश्व वन्य जीव संस्थान अध्ययन किया, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर मानव समुदाय, खासकर धनवान देशों और धनवान लोगों ने अपनी असंयमी और अपव्ययी जीवन शैली को नहीं बदला तो 50 वर्षों में हमारा ग्रह पृथ्वी मानव जीवन के लिए गैर टिकाऊ जगह बन जाएगी। अन्य वैज्ञानिक विशेषज्ञ तो इस संकट की समय सीमा तो तय नहीं करते, परंतु स्वीकार करते हैं कि पर्यावरणीय हालात अत्यधिक चुनौती भरे हैं। छठा बिंदु, मानव विकास के धरातल पर मानवीय विकास से संबंधित लगभग सभी वैश्विक संस्थान यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि अब हमारे विद्यमान विकास मॉडल की गैर टिकाऊ पद्धति पर जोर दे रहे हैं, जो मुख्यतः असहनीय मानव असमानता, गैर समता, गरीबी और अन्याय से परिलक्षित होती है। संयुक्त राष्ट्र 2002 की मानव विकास रिपोर्ट जाहिर करती है कि दुनिया के अत्यधिक धनी 1% की आय दुनिया के निर्धनतम 75% से अधिक है। सन 2001 यूएन मानव विकास रिपोर्ट में लिखा है कि विकासशील देशों में 4.6 बिलियन यानी 460 करोड़ लोगों में से 850 मिलियन यानी 85 करोड़ से अधिक अनपढ़ हैं। 1 बिलियन यानी 100 करोड़ के आसपास शुद्ध पानी के स्रोतों से वंचित है और 2.4 बिलियन यानी 240 करोड़ लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य की सुविधाएं हासिल नहीं है। करीब 325 मिलियन यानी 32.5 करोड़ लड़के लड़कियां स्कूल नहीं जाते हैं और 5 साल से कम उम्र के 11 मिलियन
यानी 1 करोड़ 10 लाख बच्चे हर साल संक्रामक रोग से मर जाते हैं। यह संख्या प्रतिदिन 30,000 से अधिक बैठती है। 1.2 बिलियन यानी 120 करोड़ लोग प्रतिदिन $1 से कम पर गुजारा करते हैं। यह 1993 पीपीपी यूएस डॉलर। और 2.8 बिलियन यानी 280 करोड़ लोग प्रतिदिन $2 से कम पर गुजारा करते हैं। यह वंचितपन विकासशील देशों तक सीमित नहीं है। ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में 130 मिलियन यानी 13 करोड़ लोग गरीब हैं। 34 मिलियन यानी 3 करोड़ 40 लाख लोग बेरोजगार हैं तथा प्रौढ़ों में औसतन अशिक्षा की दर 15% है। यह रिपोर्ट आगे कहती है कि अमेरिका में सबसे धनी 10% लोगों यानी करीब 2.5 करोड़ की संयुक्त आय दुनिया के 43% गरीब लोगों करीब 200 करोड़ की आय के बराबर थी। उन्नीस सौ 1999 की मानव विकास रिपोर्ट कहती है कि 1990 के दशक के अंत तक अधिकतम आय वाले देशों में रहने वाली विश्व की 20% आबादी विश्व जीडीपी के 86% की मालिक हैं, जबकि विश्व की सबसे निचली यानी गरीब 20% आबादी केवल मात्र 1% आय की मालिक है। इसी तरह विश्व निर्यात बाजार के 82% पर 20% अमीर आबादी का कब्जा है, जबकि निचली 20% आबादी के नियंत्रण में 1% हिस्सा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में उपयुक्त अमीर आबादी का हिस्सा 68% के मुकाबले गरीब आबादी का हिस्सा 1% है। आज संचार के आधारभूत साधन विश्व की टेलीफोन लाइन के 74% हिस्से का उपयोग उपयुक्त अमीर आबादी करती है, जबकि निचली 20% आबादी मात्र 1.5% लाइन का उपयोग करती है। 1996 की संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट कहती है कि विश्व के अधिकतम धनी केवल 3 लोगों की कुल संपत्ति अल्पतम विकासशील 48 देशों की संयुक्त जीडीपी यानी संपत्ति के बराबर है। विश्व के अधिकतम धनी 225 लोगों की संयुक्त संपत्ति 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर है, जो 47% गरीब लोगों जिनकी संख्या 250 करोड़ बनती है की कुल आय के बराबर है। विश्व के अधिकतम धनी 32 लोगों की संपत्ति दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा ईरान और अफगानिस्तान की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। रुचिकर बात यह है कि एक विशेषज्ञ के अनुमान के अनुसार नई दिल्ली के मुगल बादशाहों जैसे जहांगीर, शाहजहां भी उनकी आय अपनी सत्ता के उच्चतम काल में वर्तमान कीमतों के अनुसार 15,000 रुपए वार्षिक हुआ करती थी। 7वां बिंदु, उभर रही विश्व व्यवस्था पर प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए अमेरिकी आक्रामक गतिविधियों के संबंध में स्थिति यह है कि अमेरिका विश्व का सार्वभौमिक सिपाही बनने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में इसकी अकेले सैनिक सफलता से यह और अधिक युद्धखोर और एकलवादी बन गया है। अब इसने अपने ही द्वारा आरोपित विश्व आतंकवाद के सतत युद्ध की घोषणा कर दी है। पेज नंबर 4 पे, जबकि आतंकवाद को ना तो संयुक्त राष्ट्र ने और ना ही इसके किसी सदस्य ने परिभाषित किया है। इसकी आक्रामक गतिविधि के पहले निशाने में तथाकथित दुष्ट राष्ट्र यानी इराक, ईरान, उत्तर कोरिया शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं और जिन्हें किसी भी तर्क से आतंकवादी नहीं ठहराया जा सकता। हालिया घोषित अमेरिकी आक्रामक योजना को चीन, रूस, यूरोपीय समुदाय सहित समस्त विश्व ने नकारा है, परंतु अमेरिका विश्व पर अपनी हुक्मरानी स्थापित करने के लिए नई युद्ध परियोजना शुरू करने के अपने इरादे के प्रति नरम नहीं पड़ा। 8वां बिंदु, रूढ़िवादी रुझानों की तरफ नजर डालें तो भिन्न भिन्न किस्मों के धार्मिक रूढ़िवाद विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच घृणा पैदा कर रहे हैं और लोगों की मानसिकता को धर्मोन्मादी बना रहे हैं। स्वतंत्र बाजार दर्शन गरीब और अमीर के बीच न पाटे जा सकने वाली खाई पैदा कर रहा है। राज्य नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट कल्पना मजदूरों को पिछड़ा और मजदूरी अभिमुख रख रही है। 9वां बिंदु, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार और महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों, असंगठित मजदूरों इत्यादि की बदहाली में वृद्धि से बढ़ रहे खतरे विश्वव्यापी घटनाक्रम बन गए हैं। कोई भी देश इन खतरों से अछूता नहीं है।
ये इसका सारा क बिंदु था, उसमें दिया गया। जो ख बिंदु है उसमें हेडिंग है पर्यावरणीय जैविक संकट के कारण क्या है। 10वां, विद्यमान पर्यावरणीय जैविक संकट का दीर्घकालीन कारण कॉर्पोरेट व्यवस्था में निहित है, जिसका उद्देश्य अधिकतम लाभ या अधिकतम वृद्धि दर हासिल करना है। उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों धारणाएं ये स्वीकार करती है कि सामाजिक संपन्नता और प्रगति को जांचने का एकमात्र मापदंड वृद्धि दर है। अधिकतम वृद्धि दर पाने की अपनी खोज में इन दोनों ने पर्यावरणीय एवं मानवीय विकास के पहलुओं को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। क्योंकि धन और सत्ता पाना अधिकतम स्वहित का प्रतिनिधित्व करता है, संपूर्ण दुनिया अब इन दो जीवनदायी अमृत के पीछे भाग रही है। 11वां बिंदु, विद्यमान पर्यावरणीय जैविक संकट का तात्कालिक कारण कॉर्पोरेट व्यवस्था को लागू करने वाली संस्था यानी ये सरकार में निहित है, केवल मात्र आत्मश्लाघा या स्वहित की दिशा लिए राष्ट्र सरकारों के नेता, जो प्रत्येक देश में पार्टी व्यवस्था पर आधारित है, अपने लिए जायज या नाजायज तौर पर अथाह धन बटोरने एवं सत्ता पर अंतहीन कब्जा जमाए रखने में लगे हैं। उनको लोगों के हितों अथवा किसी भी पर्यावरणीय जैविक संकट से कोई लेना देना नहीं है। उनकी विशिष्ट जीवन शैली कहना कुछ और करना कुछ है। वे हमेशा गरीबों और वंचितों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन हर वक्त अमीर और प्रभुत्वशाली लोगों की सेवा करते हैं। 12वां बिंदु 5 नंबर पेज पे, कॉर्पोरेट व्यवस्था एवं इसको लागू करने वाली संस्था का प्रथम समाजशास्त्रीय दोष एडम स्मिथवादी तथा मार्क्सवादी विकास मॉडलों, ये दोनों ही मॉडल विश्व के विभिन्न भागों में चल रही राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, जो अब पीछे हट रही है, के दो प्रमाणिक विकास पद्धतियों के रूप में कार्यरत रही है कि एक तरफा दार्शनिक समझ में निहित है। एक तरफा समझ यह है कि प्रकृति की व्यवस्था में अपने ग्रह पर और यहां तक कि ब्रह्मांड में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ घटनाक्रम है। स्पष्टतः ये लोगों को मानव समाज और इसकी प्रत्येक वस्तु का एकमात्र निर्माण कर्ता पेश करता है। यह इस सामाजिक सच्चाई को दरकिनार करता है कि मानव समाज में परिवर्तन और विकास दो तरफा अंतरक्रिया, एक तरफ प्रकृति और मानव समाज के बीच और दूसरी तरफ मानव समाज के अंदर अंतरक्रिया से होता है। 13वां बिंदु, दूसरी समाजशास्त्रीय गलती मानव की प्रकृति के संबंध में एडम स्मिथ और मार्क्सवादी विकास मॉडल की एक तरफा समझ में निहित है। एडम स्मिथ का आर्थिक मॉडल यह मानता है कि मानव जाति की प्रकृति निजी स्वार्थ की है और मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति के प्रश्न पर दिग्भ्रमित धारणा रखता है। प्रथम, मनुष्य की प्रकृति सामाजिक है, इस पर जोर देता है और अगले ही क्षण निरपेक्ष सामाजिक होने के गुण को औद्योगिक सर्वहारा, जो इस सिद्धांत के अनुसार मानव समाज का मुक्तिदाता में तब्दील कर देता है और अंतिम तौर पर सामाजिकता के समस्त एकाधिकार को कम्युनिस्ट पार्टी में निहित कर देता है। इस दृष्टिकोण के तहत मानव समाज को सामाजिक तौर पर बदलने की क्षमता अकेली कम्युनिस्ट पार्टी में ही समझता है। 14वां बिंदु, वास्तव में बहरहाल मानव समुदाय का दो तरफा चरित्र है, एक तरफ जैविक चरित्र, दूसरी तरफ सामाजिक चरित्र। जैविक चरित्र का पहलू मानव समुदाय के व्यक्तिगत अस्तित्व को प्रतिबिंबित करता है, जबकि सामाजिक चरित्र का पहलू उसके सामाजिक जीवन, कार्यशैली और संगठन को इंगित करता है। ग भाग, विद्यमान पर्यावरणीय जैविक संकट का वास्तविक जवाब एक प्रकृति मानव केंद्रित कार्यक्रम के आधार पर कॉर्पोरेट व्यवस्था का पुनर्गठन करने में है। 15वां, लक्ष्य, वर्तमान पर्यावरणीय जैविक संकट का कारण विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था को बताते हुए इसका यानी संकट का वास्तविक प्रत्युत्तर यह है वह हो सकता है कि विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था को एक प्रकृति मानव केंद्रित कार्यक्रम के आधार पर पुनर्गठित या आधुनिक किया जाए, जिसके निम्न बिंदु हैं। 16 नंबर, दृष्टि, हमारे ग्रह की अखंड एवं अंतर्निर्भर प्रकृति तथा 21वीं सदी की राष्ट्र राज्य की अंतर्निर्भर सामाजिक वास्तविकता प्रकृति मानव केंद्रित मॉडल एक विश्व की दृष्टि प्रदान करता है, जबकि 1945 का संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर संप्रभुता और स्वतंत्र राष्ट्र की एक ऐसी दृष्टि देता है जो वर्तमान वास्तविकता के उलट है। 17वां बिंदु, मूलभूत सिद्धांत,
ऊपर वर्णित दृष्टि के मूलभूत सिद्धांत में सर्वप्रथम लोगों एवं पर्यावरण को ग्लोबल कार्यकलापों के केंद्र में रखा जाना चाहिए। यानी एक तरफ लोगों के हितों की सेवा करना और दूसरी तरफ पर्यावरण को संरक्षित करना। 18वां, विश्व व्यवस्था प्रकृति मानव केंद्रित दृष्टि के मूलभूत सिद्धांत तथा पर्यावरण मानव प्राथमिकता मांग करती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक जनवादी आधारित तरीके एवं संगठन के रूप में पुनर्गठित हो। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा आज है इस गुण की कमी रखता है। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा का ढांचा और कार्यप्रणाली बिल्कुल लोकतांत्रिक है, लेकिन इसकी शीर्ष निर्णयकारी इकाई इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, बिल्कुल गलत है ये होना चाहिए ना, काफी हद तक। अच्छा, या कुछ हद तक ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा का ढांचा व कार्यप्रणाली कुछ हद तक लोकतांत्रिक है, ठीक है, कुछ हद तक लोकतांत्रिक है, लेकिन इसकी शीर्ष निर्णयकारी इकाई अर्थात सुरक्षा परिषद जो अत्यधिक अनुचित तथा पूर्ण रूपेण अप्रजातांत्रिक कायदों जैसे सैनिक दृष्टि से सबसे ताकतवर देशों के लिए स्थायी सदस्यता व विशेष वीटो पावर से चरित्रित है। 19वां बिंदु, स्पष्ट तौर से इस वक्त इस संगठन के पूर्ण लोकतांत्रिकरण की किसी भी तरह की कोशिश को 5 सदस्यीय सुविधा कल्प के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान ग्लोबल शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए दिखता है कि सुरक्षा परिषद का पूर्ण जनवादीकरण में कुछ और समय लगेगा। थोड़े समय के लिए ही जब तक चल रहे शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो तब तक स्थायी सदस्यता का नियम रखते हुए विशेष वीटो पावर का नियम हटा लेना चाहिए। सुरक्षा परिषद की बाकी सभी सीटें साधारण सभा द्वारा चुनाव के जरिए भरी जानी चाहिए। 20वां बिंदु, धनवान देशों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के ऊपर से नियंत्रण कम हो तथा सबसे गरीब देशों को विश्व व्यापार संगठन में अधिक अधिकार दिए जाएं। 21वां बिंदु, विकास मॉडल जन पर्यावरण प्राथमिकता का मूलभूत सिद्धांत जो मानव विकास के लिए अनिवार्य है, एक नए प्रकार के विकास मॉडल की मांग करता है जो 5 स्तरीय बुनियादी सिद्धांतों यानी पर्यावरणीय टिकाऊपन, पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं सहित समता, 1:5 1:5 की आय भिन्नता एवं उन सभी को जो गरीबी की रेखा से नीचे हो या पूर्ण बेरोजगार हो, जिन्हें किसी और से कोई मदद नहीं हो, को सामाजिक सुरक्षा का मौलिक अधिकार, उत्पादकता, लोकतांत्रिक और पारदर्शिता पर टिका है। ये 5 स्तरीय बुनियादी सिद्धांत मानव के जैव सामाजिक चरित्र से मेल खाते हैं, अर्थात ये मनुष्य के स्वहित को सामाजिक हित से जोड़ता है। सामाजिक सुरक्षा पे स्टार लगा हुआ है, स्टार का अर्थ लगाया है फुटनोट। सामाजिक सुरक्षा का मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र में सुनिश्चित हो, जो सभी देशों के लिए अनिवार्य तौर पर मान्य हो। सामाजिक सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिज्ञा पत्र को लागू करने के लिए होने वाले खर्च का 50% हिस्सा संबंधित राज्य द्वारा तथा 50% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा खर्च किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा तुरंत उच्च अधिकार प्राप्त संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास परिषद का गठन करे, जो एक तरफ पर्यावरणीय स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा दूसरी तरफ मानवीय संसाधनों का विकास के लिए ग्लोबल अथॉरिटी की तरह कार्य करे। यह परिषद पर्यावरणीय एवं मानवीय उन्नति के संदर्भ में मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय सुधार लागू करेगी। इस परिषद का वित्तीय प्रबंध का प्रत्येक देश के सैनिक बजट का 30% अनिवार्य बचत से ग्लोबल टैक्स जैसे विश्व व्यापार, तेल, कोयला, संचार उपग्रह, वायु यातायात, अंटार्कटिका खनन, समुद्र तल खनन, महासागरीय यातायात पर टैक्स आदि से आएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा इस राजस्व को संयुक्त राष्ट्र तथा संबंधित देशों में बांटने की प्रणाली तय करेगी, जहां अल्प विकसित देशों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये जो सामाजिक सुरक्षा का था बिंदु, उसकी परिभाषा में क्या है वो बात यहाँ लिखी, हम ये समझते हैं। 22वां बिंदु, जन पर्यावरण आधारित विकास मॉडल 2 रूढ़िवादी राष्ट्रीय विकास मॉडलों यानी निगम चलित और सरकार निर्देशित की तुलना में विकास की समय अनुकूल धारणा प्रस्तुत करता है। निगम चलित
विकास मॉडल केवल लाभ या उत्पादकता, जो केवल धन के स्वामियों का हित सुरक्षित करता है, को एकमात्र लक्ष्य बनाता है, जबकि सरकार निर्देशित मॉडल उत्पादन के साधनों का एकमात्र उद्देश्य सामाजिकरण या राष्ट्रीयकरण को चुनता है, जो शासक राजनीतिज्ञों और अफसरों के हितों की सेवा करता है। ये दोनों पारंपरिक राष्ट्रीय मॉडल मनुष्य के जैव सामाजिक चरित्र के उलट केवल स्वहित को ही पूरा करते हैं। जैव सामाजिक चरित्र स्वहित और सामाजिक हित दोनों को जोड़ता है। फिर चल रहे दोनों राष्ट्रीय विकास मॉडल पर्यावरण को कोई प्राथमिकता नहीं देते और आर्थिकता अथवा विकास प्रक्रिया में लोकतंत्र और पारदर्शिता के मानदंडों को पालन को कोई स्थान नहीं देते। आगे जबकि कॉर्पोरेट यानी निगमित मॉडल समता यानी सामाजिक न्याय के सिद्धांत को पूर्णतः अस्वीकार करता है, वहीं सरकार निर्देशित मॉडल राजनीतिक समानता और उत्पादकता को पूर्णतः नकारता है। 23वां पॉइंट, प्रकृति मानव केंद्रित मॉडल कॉर्पोरेट चलित और राज्य आधारित दोनों विकास मॉडलों से उनके उद्देश्यों, प्रबंध और शैली के मामलों में भिन्नता रखता है। पेज नंबर 8 की शुरुआत से 24वां बिंदु, जबकि कॉर्पोरेट मॉडल पूंजी एवं पूंजी के मालिकों को विकसित करने के लिए और राज्य मॉडल इसके शासक राजनीतिज्ञों और अफसरों के साथ मजदूर कुलीनता के हितों को आगे बढ़ाता है। प्रकृति मानव केंद्रित मॉडल आमतौर पर लोगों और पर्यावरण के हितों की तथा खास तौर पर गरीबों और वंचित तबकों की सेवा पर आधारित है। 25वां बिंदु, प्रबंध में जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर एकाधिकारवादी कॉर्पोरेट प्रबंध एवं नियंत्रण का पक्ष पोषण करता है और राजकीय क्षेत्र एकाधिकारवादी अफसरशाही प्रबंध एवं नियंत्रण का समर्थन करता है, जबकि प्रकृति मानव केंद्रित विकास मॉडल पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लोकतांत्रिकरण प्रबंध एवं नियंत्रण की मान्यता रखता है। 26वां बिंदु, शैली में अधिनायकवादी और गोपनीय कॉर्पोरेट एवं राजकीय शैली के उलट प्रकृति मानव केंद्रित विकास मॉडल लोकतांत्रिक, पारदर्शिता और जवाबदेही की शैली पर आधारित है। 27वां बिंदु, प्रकृति मानव केंद्रित मॉडल की मान्यता है कि दोनों कॉर्पोरेट एवं सरकारी नेतृत्व वाले मॉडलों का विकेंद्रीकरण निम्नलिखित कदम उठाकर किया जाना चाहिए। 28वां बिंदु, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सभी शेयरों को साधारण शेयर करार दिया जाए। इन शेयरों के 5% से अधिक शेयर रखने की किसी को स्वीकृति नहीं दी जाए। यद्यपि किन्हीं विशेष मामलों में सरकार को 1/3 साधारण शेयर रखने की स्वीकृति दी जा सकती है। प्रमोटर शेयर्स ये 5 नहीं है, 0.5 है, 0.5 हो सकता है, 5 तो बहुत बन जाएगा। अरे इसमें बात ये है, ये सही है, 5 और आगे है। चलो इस पे अपन और इंग्लिश में देख करके बता देंगे। प्रमोटर शेयरों यानी कॉर्पोरेट क्षेत्र में अब छाए हुए को पूर्णतया रद्द किया जाए। 29वां बिंदु, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के प्रबंध को पूर्णतया लोकतांत्रिक बनाया जाए। इस मामले में साधारण शेयर धारकों को प्रबंध मंडल में 2/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए और बाकी बचा 1/3 प्रतिनिधित्व उस कंपनी के संबंधित मजदूरों के लिए आरक्षित रखा जाए। मजदूर प्रतिनिधियों का चुनाव आम मजदूरों और कर्मचारियों दोनों से किया जाए, जिन्हें साधारण शेयर धारकों के समान सभी अधिकार होंगे। 30वां बिंदु, ऐसे उद्यम जिनमें साधारण शेयरों के 1/3 भाग पर सरकार का नियंत्रण हो, उनके प्रबंध मंडल में सभी शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व निम्न क्रम में रखा जाए। साधारण शेयर धारकों को 50%, मजदूरों को 33%, सरकार को 17%। पेज नंबर 9, 31वां बिंदु, प्रबंध मंडल को 3 साल के काल के लिए चुना जाए। 32वां, प्रकृति मानव केंद्रित विकास मॉडल का उपयुक्त वर्णित जनवादी क्षेत्र मोनोपोली वाले कॉर्पोरेट और सरकार संचालित दोनों क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक, संभवतः दुगना होगा। पहले वाले यानी जनवादी क्षेत्र की वृद्धि दर या संपदा उत्पादन की दर अधिक होने का कारण इसके यानी सामाजिक यानी प्रकृति मानव केंद्रित मॉडल के अत्यधिक विकसित मानवीय और पर्यावरणीय संसाधनों में निहित है। इस मॉडल में मानवीय और पर्यावरणीय संसाधनों के अति विकास का कारण इसके द्वारा 1:5 1:5 के अंतर के साथ
समतावादी आय सुनिश्चित करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में सब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने, इसके द्वारा लोगों व पर्यावरण को मुख्य प्राथमिकताओं में रखने के मूलभूत सिद्धांत, विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति इसकी वचनबद्धता, इसके द्वारा गांव से लेकर विश्व स्तर तक और अन्य सभी आर्थिक, वित्तीय और व्यापारिक वैश्विक संगठनों में लोगों, खासकर महिलाओं, मजदूरों और वैज्ञानिकों, तकनीकी विदों के सशक्तिकरण करने, इसकी वास्तविक और तर्कसंगत आर्थिकता तथा इसके मानवीय व पर्यावरणीय सांस्कृतिक मूल्यों में निहित है। 33वां बिंदु, सरकार नियंत्रित क्षेत्र की अव्यवहारिकता को पहले के सोवियत संघ के पतन में और इस मॉडल को विश्व के भूतपूर्व समाजवादी देशों द्वारा नकारने में देखा जा सकता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के गैर प्रभावित होने को भी लगातार बढ़ रही असमानता, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बेघरबारता और सबसे ऊपर संसार भर में कॉर्पोरेट मॉडल के निरंतर गैर टिकाऊ संकट कभी यहां और कभी वहां घटित होने वाले संकट में देखा जा सकता है। 34 नंबर, पर्यावरणीय और मानवीय मसलों पर मानव समूह या लोगों के नियंत्रण या प्रबंध की बढ़ती मांग और भूमिका दर्शाती है कि मानव समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। 35वां बिंदु, कॉर्पोरेट क्षेत्र के हालिया अख्तियार किए गए सामाजिक जवाबदेही और नैतिक व्यवहार के दर्शन से भी जाहिर होता है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोक कल्याण के मूलभूत सिद्धांत कारगर नहीं रहे हैं, जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया, जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लाभ है, में प्रत्येक सामाजिक क्षतिपूर्ति की उपेक्षा की जाती है। 36वां बिंदु, विश्व शांति और सुरक्षा एक प्रकृति मानव केंद्रित विकास मॉडल को सर्वप्रथम स्थायी और टिकाऊ शांति एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार पेज नंबर 10 पे, इस प्रकार की शांति की स्थापना के लिए जरूरी है कि प्रभुत्व, विशेषाधिकार एवं विशेष शक्तियों की राजनीति को छोड़ा जाए, परमाणु शस्त्रों पर पूरा नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र संघ का करके पूर्ण निशस्त्रीकरण द्वारा टकराव और सैनिक समाधान की नीति को समाप्त किया जाए, राजनीतिक, आर्थिक तथा विकसित एवं विकासशील देशों के बीच विकास का फर्क एवं गरीब एवं अमीर एवं गरीब के बीच की खाई को हटाया जाए। 35वां बिंदु, राजनीति, प्रकृति मानव केंद्रित राजनीति को एक ऐसी राजनीति की आवश्यकता है जो पूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों, गतिविधियों और ढांचे पर आधारित हों। इस प्रकार की राजनीति संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में विशेष वीटो शक्तियों के कानून को समाप्त करने और निर्णय लेने में लोगों का अधिकतम संभव सशक्तिकरण सुनिश्चित करे तथा वर्तमान मानव समाज में गांव से लेकर राष्ट्रीय, राज्य और संयुक्त राष्ट्र संघ तक पार्टी केंद्रित शक्ति का आवश्यक मात्रा में कमी करे। 38वां बिंदु, आर्थिकता, प्रकृति मानव केंद्रित आर्थिकता एक तर्कसंगत और वास्तविक आर्थिकता की मांग करती है, जिसकी धारणाएं, कानून और नियम पहले बताए गए 2 उच्च प्राथमिकताओं यानी मानव जाति और पर्यावरण तथा 5 सिद्धांतों यानी पर्यावरणीय टिकाऊपन, समता, उत्पादकता, लोकतंत्र और पारदर्शिता की रोशनी में बनाए जाने की आवश्यकता है। मानव जाति की जैव सामाजिक प्रकृति के मद्देनजर दोनों एडम स्मिथ का स्वहित मूलभूत आर्थिक सिद्धांत और मार्क्स का प्रत्येक चीज का राष्ट्रीयकरण का बुनियादी आर्थिक नियम एक तरफा है। लेकिन विडंबना है कि दोनों मॉडल विकास, समृद्धि और उन्नति को मौद्रिक वृद्धि के रूप में मापते हैं, न कि मानव और पर्यावरण के विकास के संदर्भ में। 39वां, मूल्य व्यवस्था, प्रकृति मानव केंद्रित मूल्य व्यवस्था एक ऐसे जीवन के तरीके यानी जीवन शैली की मांग करती है जो बुनियादी मानवीय एवं पर्यावरणीय मूल्यों को समाहित करे और लोगों में तर्कसंगत मानवतावादी एवं पर्यावरणीय सोच, व्यवहार और संगठन को बढ़ावा दे। 40वां बिंदु, अवधारणा, प्रकृति मानव केंद्रित अवधारणा को वैज्ञानिक वास्तविकतावाद पर आधारित होना चाहिए, जो प्रकृति के घटनाक्रम का अध्ययन एवं व्याख्या वैज्ञानिक तथ्यों की रोशनी में तथा सामाजिक घटनाक्रमों का अध्ययन एवं व्याख्या मान्यता प्राप्त सूचना एवं आंकड़ों के आधार पर करता है। 41वां, सार संक्षेप में उपरोक्त कार्यक्रम न केवल पर्यावरण एवं मानव संसाधनों के कॉर्पोरेट कुप्रबंध द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए योग्य बनाता है, बल्कि उनका यानी प्रकृति एवं मानव संसाधनों का भविष्य में
न्यायपूर्ण उपयोग करने की राह भी दिखाता है। इन सबसे ऊपर इस कार्यक्रम को लागू करना नई उभर रही प्रकृति मानव केंद्रित व्यवस्था में तर्कसंगत मानव एवं एक विवेकपूर्ण और संवेदनशील मानव समाज के कर्मिक विकास के लिए अत्यधिक समुचित हालात पैदा करता है। 42वां बिंदु, प्रकृति मानव केंद्रित व्यवस्था पर्यावरणीय हितों के साथ मानवीय मसलों को जोड़ने वाली एक विश्व व्यवस्था होगी। एक विश्व जो पर्यावरणीय मानवीय आवश्यकता के अनुकूल होगा, न कि मानवीय लालच अभिमुख। एक विश्व जो युद्धविहीन और सीमाविहीन होगा। एक विश्व जो टिकाऊ, समता, उत्पादकता, लोकतंत्र और पारदर्शिता के विकास मॉडल पर आधारित होगा, जो आय में केवल मात्र 1.5 के अंतर को स्वीकृति देगा तथा सभी वंचित, गरीब, बेरोजगार आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा एक मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेगा तथा एक विश्व जो पर्यावरणीय एवं मानवीय मूल्यों द्वारा पहचाना जाएगा। व्यवस्थागत परिवर्तन का समय आ चुका है। आइए हम इस अवसर को हाथ से जाने न दें। कोई साथी और वो बोलना चाहे तो बोले। आप बोल सकते हो, बोल तो हो गया।